हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी वर्ड्स। आज मैं आपसे हिंदी में बात करूंगी। आई बिलोंग टू इंडिया, लेकिन अमेरिका में रह रह के हिंदी बोलते टाइम भी इंग्लिश मुंह से निकल जाती है, क्योंकि काम आप करते हो, यहाँ सारा इंटरेक्ट करते हो अमेरिकन्स के साथ, तो सारा दिन इंग्लिश बोलते हो। तो लेकिन हिंदी मेरी फेवरेट लैंग्वेज है और आई एम प्राउड ऑफ इंडियन कल्चर। इंडिया में जो स्पेशली क्लोज नेट फैमिली का कल्चर है, उसकी तो उसको मैं बहुत याद करती हूँ यहाँ पे। अमेरिका में इफ़ यू हैव योर फैमिली विद यू, अगर आज साथ में आपके पेरेंट्स इन लॉज रहते हो, फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ बहुत अकेलापन है। और इंडिया में जो क्लोज नेट फैमिलीज़ के फ़ायदे हैं, वो तो मुझे बहुत याद आते हैं। Anyways, so today we'll talk about, आज हम बात करेंगे cold, influenza, upper respiratory viral illnesses की. So what's the difference between cold and flu? Flu is a short form of influenza, okay? So cold होता है simple, बस आपको ज़ुकाम हुआ. Influenza में कुछ और symptoms भी होते हैं, जैसे हेडेक होगा आपको, बॉडी एक्स होंगे, और आपको राइगर्स होंगे जिसको शिवरिंग कहते हैं, चिल्स कहते हैं, और आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। फ्लू को ठीक होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। कोल्ड जो है 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। कोल्ड के जो वायरसेस हैं वो बड़े लिमिटेड से हैं, राइनो वायरस, कैल्सी वायरस, नोरा वायरस, ये जो थोड़े से हैं वायरसेस, मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, थोड़े डरावने नाम हैं। बट कोल्ड के काफ़ी वायरस होते हैं और वो बड़े कम हार्मफुल वायरस हैं, थोड़े दिन में ही बस चला जाता है कोल्ड, कॉमन कोल्ड जिसको कहते हैं। इन्फ्लुएंजा जो है इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, द वायरस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंजा वायरस। और इन्फ्लुएंजा भी बहुत तरह का होता है, इन्फ्लुएंजा ए एंड इन्फ्लुएंजा बी आर मोस्ट कॉमन। तो इन्फ्लुएंजा से आपको कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का डर उनको होता है, जैसे 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे छोटे छोटे बच्चे जिनकी अभी इम्यूनिटी अच्छे से ग्रो हुई नहीं है, और एडल्ट्स जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है ड्यू टू सम मेडिकेशन दे आर टेकिंग, फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स। कैंसर के लिए जैसे अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहा है या स्टेरॉयड्स ले रहा है बहुत टाइम से, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसकी इम्यूनिटी एट पार काम नहीं कर रही है। या फिर एल्डरली, जिनके बॉडी सिस्टम्स ऑलरेडी थोड़ा शट ऑफ होना शुरू हो गए हैं, जिनकी बॉडी सिस्टम्स की बॉडी सिस्टम की फंक्शनिंग थोड़ी कम हो गई है, और एज के कारण उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है। तो ये 3 जो कैटेगरीज हैं, इनको सबसे ज़्यादा डर होता है कॉम्प्लिकेशंस का। बाकी कोल्ड जो है बहुत सिंपल चीज़ है। इन्फ्लुएंजा इज़ लाइक a very big brother of cold, which has cold as one of the symptoms. So उसमें cold में आपका nose congestion आ गया, उसके साथ fever आ गया, rigors, body aches, headache. Headache cold में बहुत कम होता है, unless आपको sinus की वजह से हो, या something from ears connected with the cold distichian tube. तो वो सारी डिटेल्स बाद में बताऊंगी मैं आपको। तो इन्फ्लुएंज़ा के लिए, कोल्ड के लिए और इन्फ्लुएंज़ा के लिए क्या किया जाए? ये ज़्यादातर इन्फ्लुएंज़ा जो है ये सीजनल है। कोल्ड आपको कभी भी हो सकता है। इन्फ्लुएंज़ा जो है ज़्यादातर सर्दियों में होता है। अमेरिका में इसका सीज़न है एनीवेयर फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, और उसके बाद ये स्टार्ट्स डाइंग ऑफ। इसकी इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन आती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आप कर सकते हो अपने आप को इन्फ्लुएंज़ा से बचाने के लिए। इन्फ्लुएंज़ा इज़ अ मेजर डिजीज़ गाइस। अमेरिका जैसे देश में, जहाँ पे इतना साइंस प्रोग्रेसिव है, और मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ और मेडिकल ट्रीटमेंट्स इतने एडवांस्ड हैं, यहाँ पे भी
हॉस्पिटलाइजेशंस, नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस इन्फ्लुएंजा के कारण बहुत ज़्यादा है और हर साल बहुत ज़्यादा डेथ्स भी होती हैं। ये पता हुए कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, लोग इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाते नहीं हैं। जहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है, हर जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, हर फार्मेसी में, स्टोर में, कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन फ्री मिलती है, और फिर भी लोग लगवाते नहीं हैं। और या फिर अगर लगवाते भी हैं तो बाकी अपना जो ध्यान रखना होता है उस स्टेज में वो नहीं रखते हैं, जिसके कारण से कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं या फिर इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अम, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इंडिया में भी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ज़रूर लगवाओ। इन्फ्लुएंजा तो वही है, अमेरिका है चाहे इंडिया है, उसने उसी तरह से बीमार करना है आपको, वही वायरस है। इंडिया में बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है और अब शायद आने लग गया है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वैक्सीन आप हर साल ज़रूर लगवाओ। पिछले साल वाली वैक्सीन अगले साल काम उतना नहीं करती है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस एक ऐसा वायरस है जो अपने आप को चेंज कर लेता है। वो बहुत स्मार्ट वायरस है। वो अपना जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे चेंज कर लेता है कि पिछले साल वाली वैक्सीन जो है इस साल वाले इन्फ्लुएंजा पे असर नहीं करती। इस साल वाला उसका वेरिएंट डिफरेंट है। तो सीडीसी और अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो भी वैक्सीन्स पे रिसर्च करती हैं और वैक्सीन्स पे डिसाइड करती हैं कि क्या इसके केमिकल्स होने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा स्टडी करती हैं ट्रेंड्स को और वेरिएंट्स को, और हर साल एक थोड़ी डिफरेंट वैक्सीन निकलती है अकॉर्डिंग टू द वेरिएंट दैट दे आर एक्सपेक्टिंग टू हैपन। तो अगर आप वैक्सीन लगवाते हो तो बहुत ज़्यादा आप प्रोटेक्टेड हो गए हो फ्लू से। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली, बिकॉज आपकी फैमिली में वो वाली बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और ऐसे लोग हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनको अगर फ्लू हो गया तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। आप तो अगर एडल्ट बड़े अच्छी हेल्थ में हो और सब कुछ ठीक है, कोई लाइफ टाइम प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग लाइफस्टाइल डिजीजेस, तो आप क्रॉनिक प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप जल्दी से उससे ठीक हो जाओगे। लेकिन उनको अगर प्रॉब्लम हो गई तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ज़रूर लगवाओ। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आजकल तो इवन जिनको एग एलर्जी है उनके लिए भी एक टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि वो लगवा सकते हैं, जिससे उनको कोई एलर्जी नहीं होती है। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, बट it's very important to remember that influenza vaccine is not 100% protective. No vaccine in this world is 100% protective. So influenza वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको इन्फ्लुएंजा हो सकता है, लेकिन इतना फ़र्क होता है, वो बहुत कम डिग्री का होता है, कम सिवियरिटी होती है, सिम्टम्स कम होंगे उसके, और वो होगा कॉमन कोल्ड की तरह और होके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसकी ना कॉम्प्लिकेशंस होंगी ना कुछ। और स्पेशली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि उनको कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रही, क्योंकि उनको तो बहुत रिस्क है कॉम्प्लिकेशंस होने का। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है वो आप हर साल ज़रूर लगवाओ। उसके बाद अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो गया है तो कोल्ड में सिर्फ कोल्ड के फीचर्स होंगे आपको, ज़ुकाम, और इन्फ्लुएंजा में ज़ुकाम प्लस अदर थिंग्स जो मैंने बताई हैं, हेडेक, चिल्स जिसको शिवरिंग कहते हैं, और बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। बॉडी एक्स हुआ और आपका कोल्ड है तो सोचो फ्लू ही है। तो लेकिन अगर आपको लगता है कोविड भी है तो आप पैनल जाके ज़रूर कराओ, रेस्पिरेटरी पैनल, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको इन्फ्लुएंजा है, कॉमन कोल्ड है, या इन्फ्लुएंजा की एक लेट्स से देयर इज सिस्टर इन्फ्लुएंजा कॉल्ड पैरा इन्फ्लुएंजा, वो भी है, वो भी हो सकता है, या फिर कोविड है। तो पैनल के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा। बट एक बार अगर हो गया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, अनलेस आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशन हो गई है, निमोनिया हो गया है ड्यू टू योर इम्यून स्टेटस, या फिर आपकी कोई ऑलरेडी अंडरलाइंग लंग डिजीज थी, लंग कंडीशन थी, जिसके कारण से कोविड ने या इन्फ्लुएंजा ने और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर दिए। तो उस सिनेरियो में you need to get hospitalized and go to your doctor to ask, and they will tell you if you need hospitalization and if you need antiviral drugs.
अदरवाइज एंटीवायरल्स का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। और एंटीवायरल्स कोविड में भी सिर्फ शुरू में दिए जाते हैं, फर्स्ट 48 आवर्स में वो इफ़ेक्टिव होते हैं, उसके बाद कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, उनको ज़्यादा फायदा नहीं होता देने से। तो अब आप करो क्या अगर आपको हो गया है तो? इट्स ऑल अबाउट प्रिवेंटिव हेल्थ। प्रिवेंटिव हेल्थ का जो सबसे बड़ी चीज़ जो आप अपने लिए कर सकते हो वो है हैंड हाइजीन। अपने हाथ साफ रखो, क्योंकि हाथ अगर कहीं पे लगे हुए हैं जहाँ पे ऑलरेडी इन्फेक्शन है, और किसी टेबल पे आपने किसी काउंटर टेबल पे टच किया, और उसके बाद आप अपने माउथ, नोज, आईज को टच किया, तो वायरस वहाँ से वहाँ अंदर चला जाएगा। सेकंड, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो। डोंट बी अराउंड पीपल हु हैव सिम्टम्स लाइक कॉफ एंड स्नीजिंग, क्योंकि ये जो वायरस है ये ड्रॉपलेट्स में होता है बाहर, जब वो कॉफ और स्नीज करते हैं, और जब फिर आप ब्रीथ करते हो तो फिर वो आप अपने सांस के साथ अंदर ले जाते हो और वो इन्फेक्शन कैच कर लेते हो। तो मास्क डालो, मास्क डालने में कोई शर्म नहीं है। कोविड ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं या क्राउडिंग है बहुत ज़्यादा, और हॉस्पिटल में स्पेशली क्राउडिंग है, तो वह मास्क डालने से शर्माओ नहीं। मास्क इज़ फॉर योर प्रोटेक्शन ओनली। और आप प्रोटेक्ट रहोगे तो आपकी फैमिली में बच्चे, बूढ़े और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, आई एम श्योर हर कैटेगरी के लोग किसी ना किसी फैमिली में ज़रूर होंगे, हर फैमिली में कोई ना कोई कैटेगरी मिल जाएगी, तो वो भी बचे रहेंगे। अब एक बार आपको जब ये इन्फ्लुएंजा हो गया तो क्या करोगे आप? अगर आपको, जनरली इसका टाइम होता है, लाइफ स्पैन जो वायरस का हमारी बॉडी के अंदर है वो 10 to 14 डेज एट द मैक्स होता है। तो जनरली शुरू में 1-2 दिन तो आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आपको इन्फेक्शन कैच हुआ है। उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द वायरस। तो वो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद आपको सिम्टम्स आना शुरू होंगे। कोल्ड में तो सिंपली आपको कोल्ड है, नाक बहेगा और आपको बहुत ज़्यादा कंजेशन फील होगी। इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा जो है उसमें आपको ज़्यादा सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, फीवर होगा, बॉडी एक्स होंगे और शिवरिंग होएगी। तो उसमें सबसे पहले सबसे ज़रूरी है आप रेस्ट करो, क्योंकि इम्यूनिटी आपके लिए सबसे ज़्यादा काम तब करती है जब आप अपनी बॉडी की बाकी एनर्जी को कंजर्व करके रखते हो। ठीक है, बॉडी को हर चीज़ में एनर्जी चाहिए। आपका लंग्स आपके जो ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, हार्ट जो आपका बीट कर रहा है, किडनी फंक्शन कर रही है, ये सब चीज़ों में अंदर एनर्जी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करोगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी। वो वो एनर्जी बॉडी के इन्फेक्शन को फाइट करने में की बजाय बाकी चीज़ों में आप वेस्ट कर रहे हो। तो आप रेस्ट करो सबसे ज़्यादा, और कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। खाने की इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करो। खाना जो है अवर बॉडी कैन सस्टेन फॉर many hours or even days even without food, but hydration बहुत ज़रूरी है। पानी, जो आपको पता है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पानी होता है। पानी हमारी बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज पानी की है। तो वाटर की जो अमाउंट है, क्वांटिटी है जो हमें लेना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको कांस्टेंट रखें। सर्दियों में इन्फ्लुएंजा होता है और सर्दियों में आप पानी पीना ही भूल जाते हो जनरली, राइट? लेकिन ये ध्यान रखो, make it a point to drink certain number of glasses per day, at least 8 glasses of water, 8 ounces per glass, that is the minimal recommendation. उसके बाद जितना आप ज़्यादा पियो उतना अच्छा है, उतनी ज़्यादा आपकी यूरिनेट करोगे आप, उतना ज़्यादा आपकी किडनीज में से क्लैरिफिकेशन होगा ब्लड का। और अगर आप डायूरेटिक्स पे हो तो आपको पता ही है कि पानी थोड़ा सा कम लेना चाहिए, क्योंकि डायूरेटिक्स ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा किडनी पे जोर डाल के वहाँ से यूरिनेट ज़्यादा करवाते हैं बीपी कम करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा आप रेस्ट करो, हाइड्रेशन लो, एंड थर्ड स्लीप। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब व्हेन यू आर स्लीपिंग तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काम कर रहा है इन्फेक्शन से फाइट करने का। अगर आप अच्छे से सो नहीं रहे हो तो वो बाकी चीज़ों में एनर्जी लग रही है और वो इम्यूनिटी जो है वो फाइट नहीं कर रही है। जितनी एनर्जी उसको चाहिए वो एनर्जी उसको नहीं मिल रही है, क्योंकि वो बाकी जगह पे वेस्ट हो रही है। तो आप जब रेस्ट करते हो, जो आपकी बॉडी जो है रिजुवनेट करती है, एक टर्म होती है सेल
रिजुवनेशन, सेल रीजनरेशन वो तब होती है जब आप सो रहे होते हो, जब आप रेस्ट करते हो। तो वो बीमार होने के टाइम बहुत ज़रूरी है। वायरल इलनेस है, आप और तो कुछ कर नहीं सकते हो, तो आप रेस्ट करो, उससे आप बहुत जल्दी रिकवर करोगे, यू विल सी द डिफरेंस। तो जो ऐसे ही नहीं कहा जाता कि गेट सम रेस्ट और छुट्टी लेके इन्फ्लुएंजा में रेस्ट करो, एक तो बाकी लोग भी बचते हैं, आप इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड करते दूसरों को, नहीं तो फटाफट स्प्रेड हो जाता है इन्फेक्शन, आपके कलीग्स को हो जाएगा, कलीग्स से आपको हो जाएगा। तो जिसको भी इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, वो घर पे रहे छुट्टी लेके। और उसके बाद जो आता है इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, राइट, मैनेज कैसे करें इसको घर पे। तो सबसे पहले आते हैं डीकंजेस्टेंट्स और एंटी एलर्जिक्स। मार्केट में बेनाड्रिल, नाइक्विल इन नामों से मिलते हैं। सेट्रिजिन एंटी हिस्टामिनिक है, एंटी हिस्टामिनिक जो कि कोल्ड में और इन्फ्लुएंजा में हेल्प करता है। और डीकंजेस्टेंट्स आते हैं, कुछ नाम हैं जैसे सूडोएफेड्रिन, फिनाइलेफ्रिन। अच्छा, एंटीहिस्टामिनिक्स में एक डाइफेनहाइड्रामिन भी होता है जिससे आपको ड्राउजी फील होता है थोड़ा सा, बट इट्स वेरी गुड, इट्स फर्स्ट जनरेशन। सेट्रिजिन, लोरेटिडिन, ये थोड़ी फ्यूचर जनरेशन, फर्दर सेकंड जनरेशन ऑफ एंटीहिस्टामिनिक्स है। किसी से ड्राउजीनेस होती है, किसी से नहीं होता है, वो आपके लेबल पे लिखा होता है। तो सेट्रिजिन से कई लोगों को होती है, कई लोगों को नहीं होती है। लोरेटिडिन से नहीं होती है sedation, and it's a very good antihistaminic, sorry. So antihistaminic acts as anti-inflammatory too. So जब आपको कोल्ड होता है या इन्फ्लुएंजा होता है, तो जो आपके अंदर का म्यूकस जो है बिल्ड हो रहा होता है, वो सोते टाइम ग्रेविटी के कारण बहुत ज़्यादा गले में जाना शुरू हो जाता है। तो जब आप सुबह उठते हो तो बहुत ज़्यादा आपके गले में दर्द हो रहा होता है, यू हैव डिफ़िकल्टी इन swallowing, ऐसे लगता है गले में कोई बॉल अड़ी हुई है जैसे कुछ। तो वो धीरे धीरे फिर जब आप उठते हो, ब्रश करते हो, फ्रेश होते हो, चाय पीते हो, चलते फिरते हो थोड़ा सा, वो थोड़ा सा सिक्रीशन दोबारा से गले में जाना बंद हो जाता है पीछे से और आगे से ही आता है। तो वो गला फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन अगर डॉक्टर आपको मुंह खुलवा के आपका गला देखेगा तो वो आपको रेड दिखेगा, डॉक्टर को रेड दिखता है वो गला, क्योंकि वो सिक्रीशंस जो है वो वहाँ पे रात को एक्यूमुलेट हो जाती हैं, वो इरिटेट करती हैं। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करो, नोज़ के लिए आप लो डीकंजेस्टेंट, जो कि यहाँ पे नाइक्विल बेनाड्रिल के नाम से मिलता है। इंडिया में डीकंजेस्टेंट आप एंटीहिस्टामिनिक ले सकते हो, और डीकंजेस्टेंट वहाँ पे अलग अलग नाम से आते हैं। आप जो है अपने केमिस्ट से पूछ सकते हो, डॉक्टर से पूछ सकते हो। डीकंजेस्टेंट हो गया आपका, वो नाक ठीक रखेगा। लेकिन डीकंजेस्टेंट की एक चीज़ याद रखना, डीकंजेस्टेंट काम कैसे करता है, वो जो है आपकी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, यानी कि टाइट करता है। उससे अगर किसी का ब्लड प्रेशर पहले ही हाई है तो वो और ज़्यादा हाई हो जाता है। तो जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो कौन से डीकंजेस्टेंट्स ले रहे हैं, ये ध्यान रखा जाए। तो वो नाइक्विल में जैसे फिनाइलेफ्रिन आता है, तो वो उससे दूर रहो। यहाँ पे मेडिकेशंस के ऊपर HBP लिखा हुआ आता है, हाई ब्लड प्रेशर। इसका मतलब है ये मेडिकेशन इज़ अप्रोप्रिएट फॉर पेशेंट्स विद हाई ब्लड प्रेशर। उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे जो कि आपका बीपी बढ़ा देंगे, बट एट द सेम टाइम वो एज डीकंजेस्टेंट्स काम करेंगे। सेकंड चीज़ होती है आपकी फीवर और पेन को दूर करना। उसके लिए मैनेजमेंट के लिए दो चीज़ें, दो मेडिसिन जो हैं वो फंडामेंटल है। आइबुप्रोफेन, जो कि इंडिया में ब्रुफेन के नाम से आती है, और नेप्रोक्सिन भी उसी की एक सिस्टर है, एंड पेन किलर है। एनसाइड्स कहते हैं इनको, उस कैटेगरी में आते हैं ये। NSAIDs, so NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. So ये anti-inflammatory है, बट ये एनाल्जेसिक्स, इनको पेन रिलीवर भी कहा जाता है, तो ये आपका पेन रिलीव करेंगे। फीवर के लिए आप क्या लोगे, क्रोसिन। इंडिया में क्रोसिन जो है वो बहुत फेमस है। इसका जो कंपाउंड नेम है वो है एसिटामिनोफेन। इट्स अ माउथफुल, यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट। यहाँ पे इस कंट्री में टाइलेनॉल, और इंडिया में क्रोसिन, ये दो नाम अगर आपको यहाँ पे रहते हो, अगर आप टाइलेनॉल ले रहे हो तो बस ठीक है, आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और इंडिया में अगर आप हो तो क्रोसिन, तो केमिस्ट को पता है क्रोसिन देनी है आपको अगर आपको फीवर है। लेकिन इन दोनों में भी कुछ ओवरलैप है। आइबुप्रोफेन जो है
लेट्स से मेनली 80% टाइम तो वो एनाल्जेसिक है, लेकिन उसका कुछ कंपोनेंट जो है फीवर पे भी काम करता है। तो आप देखोगे अगर आप आइबुप्रोफिन ले रहे हो और क्रोसिन नहीं ले रहे हो, फिर भी आपके फीवर कम हो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल फीवर के लिए नहीं है। तो एंड 100% फीवर के लिए जो ड्रग है वो है क्रोसिन, जिसमें एसिटामिनोफेन होता है, लेकिन उसमें भी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज हैं। तो वो दर्द को भी कम करती है, लेकिन उतना नहीं जितना आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन और जो एंड मेनली एनाल्जेसिक्स हैं जो जितना वो करते हैं। तो आप इनको स्टैगर कर सकते हो, लाइक आप आइबुप्रोफेन ली, उसके 6 आवर्स बाद आपने क्रोसिन ली, फिर 6 आवर्स बाद आइबुप्रोफेन ले ली, फिर क्रोसिन ले ली। और तो इससे क्या होगा, आपका फीवर और पेन ये सारा कुछ इकट्ठे हैंडल हो जाएगा, आपको अलग अलग चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग टाइम पे। और आपको याद भी रहेगा कि अब इसके बाद ये लेना है, ये लेना है। अलग अलग दो दो चीज़ें इकट्ठी लेने की ज़रूरत नहीं है, दे हैव एन ओवरलैपिंग एक्शन, सो दे हैव अ स्टैगर्ड इफेक्ट। अच्छा, एक होती है पोस्ट नेजल ड्रिप, जो मैंने आपको बताया कि गले में पीछे से सिक्रीशंस जाती हैं ग्रेविटी के कारण जब आप लेटते हो। उसमें आप ये कर सकते हो कि आप अपने नीचे 2 पिलो रख सकते हो सिर के पीछे, तो थोड़ा सा आप रिक्लाइन होके सो सकते हो। आप बिल्कुल बैठे बैठे तो नहीं सो सकते, लेकिन आप बिल्कुल फ्लैट अगर सोओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि गले में सिक्रीशंस एक्यूमुलेट होगी और आप सुबह गला दर्द से उठोगे। तो आप 2-3 पिल्लो नीचे रख के सो, जितना कंफर्टेबल हो, ये नहीं कि नेक में ही आपको पेन हो जाए। तो उससे आपको ग्रेविटी जो है आपकी इन फेवर एक्ट करेगी। थोड़ी सिक्रीशंस जाएंगी, पीछे जाएंगी तो फिर भी सही, लेकिन थोड़ी जाएंगी। और सुबह उठ के फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं, क्योंकि आगे से आना शुरू हो जाती हैं सिक्रीशंस। अच्छा, और आप क्या कर सकते हो, टॉकिंग अबाउट फूड, व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड यू बी टेकिंग। नाउ डोंट स्ट्रेस अबाउट ईटिंग इफ you don't feel like eating. Appetite reduce होना is a very normal thing. Taste खराब आना मुंह में is a very normal thing in these cold and influenza situations. इसमें आप अपनी हाइड्रेशन का ज़्यादा ध्यान रखो, पानी बहुत पियो। आप मेक इट अ पॉइंट कि पानी आपको हर 2-3 घंटे में पीना ही है। और उसमें अगर इलेक्ट्रोलाइट्स डाल लो तो और भी अच्छा है, आजकल तो गैटोरेट मिलती है हर जगह पे। और उसमें आपको घर में कोई ओआरएस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर गैटोरेट अवेलेबल नहीं है तो आप ओआरएस बना सकते हो, जो सिंपली जब हम छोटे थे तो ऐड आया करती थी कि ओआरएस सॉल्यूशन कैसे बनाएं, नमक और चीनी डाल के थोड़ा सा पानी में, वो इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए आपके। और आप बाकी हाइड्रेशन लिक्विड बना के, जैसे सूप, गरम सूप है तो वो एक सूदिंग फीलिंग भी देगा आपको गले में। और उसके बाद आप चाय ले सकते हो। चाय आप डीकैफ लो। दोपहर के 2 बजे के बाद आप कैफीन मत पियो, क्योंकि रात को सोने में दिक्कत होएगी। कैफीन हमारी बॉडी से निकलने में ही 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो जो थोड़े से भी सेंसिटिव हैं, जिनको एंजाइटी है या जिनको सोने में दिक्कत होती है, वो 2 बजे के बाद तो कैफीन बिल्कुल मत लो। सुबह जो है आप एक बूस्ट के लिए कैफीन ले लो। और फ्लू और इन कोल्ड जैसी चीज़ों में, गला ख़राब जैसी चीज़ों में, उसके अंदर आप कुछ चीज़ें डाल सकते हो जो कि बड़ी सूदिंग होती हैं। इनको ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये हर्बल ट्रीटमेंट भी इनको कहा जाता है। एलोपैथी आज पूरा प्रूव कर चुकी है। वेस्टर्न मेडिसिन में बड़ी बड़ी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च हुई है कि जिंजर, ब्लैक पेपर, लेमन, ये चीज़ें लेने से जो है कॉफ चली जाती है आपकी। तो आप चाय में जो चीज़ आपको सूट करती है, मेरे को लेमन नहीं सूट करता है, इट जस्ट गिव्स मी अ रॉ फीलिंग इन द थ्रोट, स्पेशली व्हेन आई हैव अ सोर थ्रोट। तो जब आप ब्लैक पेपर और जिंजर ले सकते हो आप चाय में डाल के सुबह। और दोपहर को, शाम को आप कोई और चाय ले सकते हो, कैमोमिल टी ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो, सो दैट आपके अंदर कैफीन नहीं जाए, लेकिन बाकी पानी जाए, फ्लेवरफुल पानी, आपको मज़ा भी आए, आपको रिलैक्सिंग लगे। और ये अदरक और सिनेमन, जिसको दालचीनी कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी होती है। हनी, ये सारी चीज़ें, अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है तो ये सब चीज़ें डाल के पियो, तो ये बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये एडेप्टोजेंस हैं, ये स्ट्रेस फाइटिंग केमिकल्स हैं इनके अंदर। और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेशली जब वो लोकल इफेक्ट होता है, जब जिंजर और सिनेमन ये आपके गले से होके गुजरते हैं, एज कंपेयर टू आपने कैप्सूल खा लिया।
गले से होके गुजरना तो एक लोकल इफेक्ट होता है, जैसे कि आप कॉफ लॉजेंजेस खाते हो, कॉफ टैबलेट्स मिलती हैं विक्स की, रिकोला की मिलती हैं, उसमें भी आप लेमन थोड़ा अवॉइड करो अगर आपको लेमन सूट नहीं करता। उसमें लेमन फ्लेवर आपको काफ़ी मिलेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस लेमन समटाइम्स हेल्प with your cough and influenza, but कईयों को लेमन सूट नहीं करता because of its acidic properties, because you already have a sore throat, and वहाँ पे जाके वो और ज़्यादा inflammation कर देता है। So all these things together will take will manage your cold and influenza, and preventative के लिए आप सिर्फ अपना ध्यान रखो, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखो, खाना अच्छा खाओ। अगर आपको लगता है आप पूरे दिन में बहुत सारा न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाते हो, पहले तो ट्राई करो खाने के थ्रू ही अपना न्यूट्रिशन पूरा करो। नहीं तो अपनी डॉक्टर से पूछ के अप्रोप्रिएट सप्लीमेंट्स खाओ। सप्लीमेंट्स में ऐसे ऐसे वाइटामिन आते हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं और फैट सोल्यूबल हैं। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन जो हैं, इफ़ दे आर इन एक्सेस इन योर बॉडी, अगर आपने वो सप्लीमेंट्स के थ्रू या फूड के थ्रू एक्सेस में खा लिया है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, तो वो तो यूरिन के थ्रू निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना बॉडी को चाहिए सिर्फ उतना ही बॉडी रखेगी। लेकिन जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन हैं, विटामिन डी, वो अगर ज़्यादा हो गया तो हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा, तो इसलिए डॉक्टर से पूछ के अपने सप्लीमेंट्स लो। द डॉक्टर शुड गिव यू अ ग्रीन सिग्नल डिपेंडिंग अपॉन योर हेल्थ कंडीशन। आई एम योर कंसल्टेंट हेयर, बट आई एम नॉट योर पर्सनल डॉक्टर। मैं आपको अभी, मेरे को नहीं पता आपके ब्लड रिपोर्ट्स में क्या आया है, आपके रेस्पिरेटरी पैनल में कौन सा वायरस आया है, और आपके मैं ऑस्कल्टेट नहीं कर सकती आपको स्टेथोस्कोप से, मैं आपका आँख करवा के आपको गला नहीं देख सकती। आई कांट चेक इन योर नोज कि आपके टर्मिनेट्स कैसे हैं या साइनसाइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं घर में अपने इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए। हाँ, अगर आपको कोविड है तो और फर्स्ट 24 आवर्स में आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, आपको पता चल गया है, तो गो टू अ डॉक्टर इमीडिएटली। दे डिपेंडिंग ऑन द ऑन योर सिचुएशन, योर स्टेट ऑफ immunity and body or underlying conditions, they might give you antiviral drugs, जो कि इन्फ्लुएंजा में जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है अनलेस आप एल्डरली हो या बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशंस के लिए आप प्रोन हो, तो वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। लेकिन आपकी घर में मैनेजमेंट ऐसे हो सकती है। सो लेट्स रिवाइज ऑल दैट, ओके? हाइड्रेशन, रेस्ट, good food, and वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एवरी ईयर। पिछली बार वाली वैक्सीन काम नहीं करेगी इस बार, वो वायरस बहुत स्मार्ट है, वो अपना वेरिएंट चेंज कर लेता है, अपना जीनोमिक स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, और इसलिए वैक्सीन हर साल नहीं आती है, और हर साल में सिर्फ एक बार ही लेनी है। और 6 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं वो भी, उनको भी वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेनी बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट जस्ट फॉर एडल्ट्स। और वैक्सीन कोई हार्म नहीं करेगी, तो आप अपने डॉक्टर से जाके अप्रोप्रिएट वैक्सीन लीजिए। आप अपने एज अप्रोप्रिएट और खाने का ध्यान रखिए, और रेस्ट बहुत ज़रूरी है। एंड स्ट्रेस से दूर रहिए। स्ट्रेस जो है कॉर्टिसोल रिलीज करता है, एंड कॉर्टिसोल व्हेन it combines with the disease in your body, they become like best friends, so virus आपकी बॉडी से जाना नहीं चाहेगा। so और इम्यूनिटी भी एक्ट उतना अच्छा नहीं करेगी, क्योंकि वो और चीज़ों में फाइट करने में लग गई है। तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जो कि वो थोड़े टाइम के लिए तो अच्छा होता है, फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन जिससे होता है कॉर्टिसोल स्ट्रेस में, वो एक ह्यूमन बॉडी का मैकेनिज्म है। लेकिन अगर वो ज़्यादा टाइम स्ट्रेस रहता है तो कॉर्टिसोल के बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे। इन्फ्लेमेशन, आपका टमी फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है। टमी फैट से तो फिर आपको पता ही है, जितने ज़्यादा आपकी एब्डोमेन की सरकमफ्रेंस होगी, उतने ज़्यादा आपके हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हैं। तो इसके बारे में हम फिर कभी किसी सेशन में डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंजा। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस,
about any over-the-counter drugs. Over-the-counter drugs are those that you can get in US without any doctor's prescription. इंडिया में ऐसा कोई फंडा नहीं है, आप वहाँ पे केमिस्ट को जाके बोलो मेरे को क्रोसिन चाहिए, क्रोसिन मिल जाती है, एंटीबायोटिक्स भी मिल जाती है इनफैक्ट, बट एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है आपको वायरल इलनेस में, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया को किल करती है, ये है वायरल इलनेस। तो कभी कभी क्या होता है, लोगों को लगता है कि मैं एंटीबायोटिक्स लेता हूँ मैं तभी ठीक होता हूँ, तो उसका उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्या है। बहुत कम लोगों को पता होता है, वायरस जो है अपना कोर्स रन करता है। तो जब 3-4 दिन जो हो जाते हैं ना वायरल डिजीज को, आपको मान लो इन्फ्लुएंजा हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, आप रेस्पिरेटरी, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हो ठीक नहीं हो रहा है, तो या तो डॉक्टर अपनी मर्जी से या आपके धक्का करने से आपको एंटीबायोटिक दे देगा। एंटीबायोटिक को किक इन करने में 24 to 48 आवर्स लगते हैं। तब तक जो है वो वायरस अपना वैसे ही नीचे आना शुरू हो जाता है, उसके सिम्टम्स वैसे ही खत्म आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपको ऐसे लगता है कि मैं एंटीबायोटिक से ठीक हुआ हूँ, जबकि वो एंटीबायोटिक कुछ नहीं कर रही है, जाके आपके टमी में अच्छे वाले बैक्टीरिया को भी किल कर रही है, इसलिए डायरिया और भूख ना लगना ऐसे ऐसे सिम्टम्स भी हो जाते हैं। तो एंटीबायोटिक सिर्फ तभी लेनी चाहिए जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, एंड योर doctor is the best one to tell you when you have bacterial infection or secondary bacterial infection upon an existing viral infection. Sorry, let's get back to Hindi. हिंदी मेरी फेवरेट लैंग्वेज है, और इंडियन कल्चर तो बेस्ट है ही दुनिया में. So this was all this is all for today that I had in my mind. So let me know what would you like to know more in the coming sessions, and I will be happy to talk about it. uh, आप अपने जूस की मैं एक बात आपको जाते जाते बताना चाहूँगी कि जूस की बजाय आप पूरा फ्रूट खाओ. जूस में शुगर होता है, फ्रक्टोज जिसको कहते हैं, फ्रूट से फ्रक्टोज, एफ एफ याद रखिए. अब टेबल शुगर जो होती है वो सुक्रोज होती है, तो फ्रुक्टोज जो है वो अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है बहुत इजीली, और आपके बहुत सारे फिर ग्लूकोज स्पाइक्स होते हैं, ब्लड ग्लूकोज स्पाइक्स, और डायबिटिक्स के लिए तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है. तो जूस की जगह आपको जब हाइड्रेशन चाहिए तो आप फ्रूट्स खाओ, उससे आपको दे आर इजी टू डाइजेस्ट, दे गिव यू फाइबर विच इज़ वेरी गुड, और साथ में विटामिन भरे हुए हैं उसके अंदर, और एंटीऑक्सीडेंट्स तो वो है ही, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट कमाल की हो रही है फ्रूट्स खा के. और फ्रूट अगर आपको जूस का दिल है ही तो विद पल्प लो. ऑरेंज जूस जैसे आता है विद पल्प, उसमें फिर भी आपको फाइबर मिलेगा कुछ. अगर विदाउट पल्प लोगे इट्स जस्ट शुगर प्लस विटामिन्स, लेकिन शुगर का वो बैड इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि विटामिन्स के वो गुड इफेक्ट को भी नलिफाई कर देता है. सो that was all for how to take care of yourself जब आपको फ्लू होता है घर में, जब आपको कोल्ड फीवर बॉडी एक्स होते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि 4-5 दिन बाद फीवर नीचे नहीं आ रहा है, 101 से भी ऊपर जा रहा है, और चेस्ट डिस्कम्फर्ट बढ़ रहा है, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू गो टू योर डॉक्टर. इट कैन बी अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, then they will check you, they will have your blood drawn, and then let you know if there is a bacterial infection. They will physically check you, आपकी लिम्फ नोड्स देखेंगे वो सारी, और आपकी अंडरलाइंग कंडीशंस को कंसिडर करते हुए तब आपको वो एंटीबायोटिक्स देंगे, जो इसको एंटीबैक्टीरियल भी कहते हैं. अदरवाइज एंटीवायरल की कोई ज़रूरत नहीं होती है. और एंटीबैक्टीरियल जो होती है एंटीबायोटिक, उसकी फ्लू और कोल्ड में कोई जगह नहीं है, वो ज़्यादातर हार्म करती है, बिकॉज ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स फिर आ गए हैं जो ऐसे ऐसे बैक्टीरिया आ गए हैं जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो गए हैं. एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस आप नहीं हो जाते हो, बैक्टीरिया इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं कि वो अपने जीनोमिक स्ट्रक्चर ऐसे चेंज कर लेते हैं कि फिर एंटीबायोटिक्स उन पर असर नहीं करती. इसलिए एंटीबायोटिक्स सिर्फ तब लो जब आपको ज़रूरी चाहिए हो, जब वाकई आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तब आप एंटीबायोटिक्स लो. एंटीबायोटिक्स जो है वो एक मेडिकल साइंस का एक मैजिक है, जस्ट लाइक वैक्सीन्स. तो ये दो चीज़ें हैं. थर्ड चीज़ मैं हमेशा जिसको मानती हूँ मैजिक, वो है स्टेरॉयड. जब कोई बहुत एक्यूट प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स ऑलवेज गिव यू स्टेरॉयड इन वन फॉर्म और द अदर. अगर या तो वो स्प्रे के फॉर्म में होता है नेज़ल, या वो टैबलेट के फॉर्म में होता है, या वो
इंजेक्शन की फॉर्म में होता है आपको इंट्रावीनस, तो वो इमीडिएटली आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है और इमीडिएटली आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है। और घर में आप अपने आप स्टेरॉयड कभी मत लो। स्टेरॉयड के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, वो तभी लेना चाहिए जब वो बहुत ज़रूरी हो, एक्यूट प्रॉब्लम हो। बहुत ज़्यादा एक्यूट प्रॉब्लम कब होगी वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा आपका चेकअप करने के बाद। सो दीज वर द फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू टू मैनेज योर सिम्टम्स एट होम व्हेन यू हैव कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। एंड डोंट फॉरगेट माय बेस्ट टिप ऑफ द डे: take influenza vaccine every year. Go to your doctor, take your age appropriate influenza vaccine. 6 महीने से बड़े जो बच्चे हैं, 6 महीने के बाद, 6 महीने की एज के बाद हर किसी को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन रिकमेंडेड है। आपको कोई एलर्जीज हैं, एग एलर्जीज है, फिर भी आजकल एक ऐसी उसकी फॉर्म आ रही है जो वो लोग भी ले सकते हैं जिनको एग एलर्जी है, क्योंकि इसमें एग के कंपोनेंट्स होते हैं। So this was all for today. Please let me know in the comment section if you have any questions regarding any over-the-counter drugs or any special symptoms that you don't understand why you're having them. कि आपको कोल्ड में आपको ऐसे होता है, कॉफ में ऐसे होता है, तो ये क्यों होता है, इसके लिए मैं क्या करूं, और ये है तो मेरे को फ्लू है या क्या है। तो आप कुछ भी आपके क्वेश्चंस है वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। चाओ, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।